दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 जो कि आपका जो है आज हम आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 48। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 48 पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के बारे में। तो आपका स्वतंत्र भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 48 आ गया, स्वतंत्र भारत। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सितंबर 1939 में। तो सितंबर 1940 में हिटलर की सेना द्वारा पोलैंड पर हमला करने के कारण जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक रूप से पड़ा। यह मानवता के इतिहास का सबसे व्यापक नृशंस युद्ध साबित हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर ब्रिटेन ने भारतीय जनता से सलाह लिए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। भारतीय राष्ट्रवादी नेता फासिज्म के खतरे को पहचानते थे और उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चीन, स्पेन और इथियोपियाई और अन्य देशों की जनता को समर्थन दे दिया था। उन्होंने युद्ध के बढ़ते खतरे से जनता को सचेत किया और घोषणा की कि दुनिया की शांति एवं प्रगति के लिए फासिज्म और साम्राज्यवाद दोनों को समाप्त करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने फासिस्ट देशों के प्रति पाश्चात्य साम्राज्यवादियों की नीतियों की निंदा की थी। साम्राज्यवादी देश ने फासिस्ट देशों के खतरे को नजरअंदाज कर दिया और कम्युनिज्म के प्रति उनकी घृणा अत्यधिक थी, इसलिए उन्होंने फासिस्ट देशों की कड़ी निंदा नहीं की। यद्यपि फासिस्ट देश भारतीय जनता पर शासन कर रहे ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, फिर भी देश की जनता जानती थी कि फासिस्ट देश उसके मित्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वह जानती थी कि यदि फासिस्ट देशों की विजय होती है तो किसी भी देश की स्वाधीनता सुरक्षित नहीं हो सकती। कांग्रेस ने मांग की कि जल्द ही राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। और ब्रिटेन यह स्वीकार करे कि युद्ध समाप्त होने के बाद इस भारत स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था और प्रांतों में मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया था। भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में हड़तालों तथा जो आपका प्रदर्शन हुए। मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए वह सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। और अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे और युद्ध के विरुद्ध भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। ठीक है, इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कुछ समय अंतराल में ही करीब 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो गए। और 1942 के आरंभ में युद्ध की स्थिति ने अंग्रेज को भारतीय नेताओं से वार्तालाप के लिए विवश कर दिया। जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी तथा भारत के कुछ भागों पर हवाई हमले भी किए थे। ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ और उन्होंने राजाओं के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। उन्होंने संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार कर दिया, परंतु कहा कि गवर्नर द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर स्थानीय राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लेंगे। रियासतों की जनता को संविधान सभा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के बाद आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव में घोषणा की गई कि
भारत में ब्रिटिश शासन को जल्द से जल्द समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के बीच युद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिज्म देशों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आज़ादी के लिए सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन आरंभ करने को स्वीकृति दे दी थी। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है। 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक हुई और जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। ठीक है। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और देश भर में हड़तालों तथा प्रदर्शन हुए और परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा उनका दमन किया गया तथा उनकी गिरफ्तारियां की गई। महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ और इसे आप हृदय में बिठा लीजिए और अपने प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र है, करो और मरो, डू और डाई, और इस प्रयास से हम या तो आज़ाद हो जाएंगे या मर मिटेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का शंखनाद सभी जगह सुनाई देने पड़ने लगा और जनता भी हिंसा पर उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए और रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अनेक अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें प्रतिबंध स्वीकार नहीं थे। ठीक है। 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थी। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। प्रदर्शन में भाग लेने में तमलुक बंगाल में 73 साल की मातंगिनी हजारा को, गोहपुर आसम में 13 साल की कनकलता बरुआ को, पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तमलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिए गए तथा वहां की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामुल नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 तक चली और वही महाराष्ट्र के सतारा में 1945 तक समानांतर सरकार चली। पूरे विश्व युद्ध के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, हेमंत जोशी और राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। जिस तरह सन 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार वर्ष 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग और मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था और वे भारतीय सेना के अधिकारी थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह ने जापानियों के साथ सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत 45,000 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक थे। ठीक है। 1 सितंबर 1942 को
मोहन सिंह के अधीन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। और जापानी तब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप से संगठित होना लाभप्रद लग रहा था। लेकिन दिसंबर 1942 तक लेकिन दिसंबर 1942 तक आते-आते आज़ाद हिंद फौज की जो है आपका भूमिका के बारे में जापानी तथा भारतीय अधिकारियों के गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। वास्तव में जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज 2000 सैनिकों ही 2000 सैनिकों की ही हो, जबकि मोहन सिंह उसे 2 लाख तक ले जाना चाहते थे। अंततः मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के गठन आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजीवारा और का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही मोहन सिंह को इसके लिए तैयार किया और वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। और इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई जिसमें राज बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। और ये 1915 से जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे और यहीं पर आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया था। आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की थी। तो आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए और सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की थी। ठीक है। 1943 ईस्वी में 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका मुख्यालय रंगून था। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA के मुख्यालय स्थापित किए। आज़ाद हिंद फौज द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई जिसके नाम गांधी, आज़ाद तथा नेहरू पर रखे गए। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया और इनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है और राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है। तो 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के एक रेडियो में एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है और राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मार्च जून 1944 के बीच आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। शाहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र को घेरा और इम्फाल का अभियान चलाया। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप ताइपे के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। लाल किले का मुकदमा 1945 में चला नवंबर 1945 में। तो पहला मुकदमा नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद के सैनिकों पर चलाया गया और नवंबर 1945 के मुकदमे में शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों तथा प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमा चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली अनेक सहायकों में थे। कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल बाद वकीलों को पोशाक पहनकर जो अदालत में उपस्थित हुए थे। इस आंदोलन को यूनियनवादी अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग तथा आर पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है। अंततः सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ेगी, आज़ाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या एवं बर्बरता का महाभियोग है। इसके तुरंत बाद जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध किया गया फैसला वापस ले लिया गया और फरवरी 1946 में आज़ाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की कैद की सजा के विरुद्ध में मुस्लिम लीग से संबंध छात्रों ने 1 फरवरी 1946 को हड़ताल का आह्वान किया। आज़ाद हिंद फौज ने जय हिंद
तो आज़ाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहीं पर था। ठीक है। युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर, तो युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर दौड़ पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ विश्व इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल गया था। सभी साम्राज्यवादी देशों को सभी साम्राज्यवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई। समूची एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए जनता की एक व्यापक लहर उठी। ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए प्रदर्शनों और हड़तालों का सिलसिला जारी रहा और जनता आज़ादी की अंतिम लड़ाई में कूद पड़ी। नौसेना में भी असंतोष फैला हुआ था। फरवरी 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों ने अनेक जो स्थानों पर विद्रोह किया और नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 300 लोग की मृत्यु हो गई। स्वतंत्र भारत का उदय, तो आपका स्वतंत्र भारत का उदय क्या हुआ? तो 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस ने घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत में स्वराज स्थापित करना चाहती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का एक दल जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता, सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। उसने अंतिम सरकार बनाने और संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार बनी। ठीक है। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया, परंतु मुस्लिम लीग और राजाओं ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने प्रथम पृथक पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया 1946 ईस्वी में। तो 1946 में बंगाल, बिहार, बम्बई तथा अन्य स्थानों पर दंगे हुए और जिनमें हजारों हिंदुओं तथा मुसलमानों की जानें गई। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मार्च 1947 में नया बादशाह बनकर भारत आया था, भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। विभाजन की घोषणा के बाद और भी दंगे हुए, विशेषकर पंजाब में कुछ ही महीनों में करीब 5 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। ठीक है। सांप्रदायिक दलों द्वारा फैलाई गई घृणा के परिणाम सामने आए और ब्रिटिश शासकों ने इन सांप्रदायिक दलों को प्रोत्साहन दिया था। दंगों के दौरान मानवता को भुला दिया गया और अत्यंत शर्मनाक तथा नृशंस घटनाएं घटित हुई। ठीक है। इसको शांत कराने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए थे और शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। कांग्रेस शुरू से ही स्वतंत्र भारत के लिए प्रयास करती आ रही थी, परंतु अंत में उसने भारत के विभाजन को मान लिया। कांग्रेस ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया, परंतु महसूस किया कि आज़ादी प्राप्त करने और बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए विभाजन को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बन गया। ठीक है। भारतीय जनता ने लगभग एक सदी के संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन को समूल नष्ट कर दिया। हालांकि यह भयंकर दुखद घटनाओं के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आधी रात को जब 15 अगस्त को दिन शुरू होने के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में भी काम करने लगी और 14 अगस्त 1947 को नेहरू ने संविधान सभा में भाषण देते हुए भारतीय जनता के भावी कार्यों और कर्तव्यों के बारे में बताया था। ठीक है। ये कार्य थे गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को दूर करना। उन्होंने भारत की जनता और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने का व्रत लेने का कहा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा भव्य प्रासाद बनाने का कहा जहां भारत के सभी बच्चे रह सके। 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया और भारत के लोग स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन गए। नए भारत के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया था। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत को जिस मार्ग पर आगे बढ़ना था वह आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही निश्चित हुआ था। आज़ादी की लड़ाई भारतीय जनता को प्रभुसत्ता संपन्न बनाने के उद्देश्य से लड़ी गई थी और यह लड़ाई एक ऐसा जनतंत्र स्थापित करने के लिए की गई थी जिसमें सारी सत्ता समूची जनता के हाथों में थी, न कि किसी एक या दूसरे समूह के हाथों में। भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले
तो भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और विभिन्न रीति रिवाजों का अनुसरण करने वाले लोग थे, यद्यपि देश में विभेद पैदा करने वाले सांप्रदायिक दलों जैसे तत्व मौजूद थे। परंतु आज़ादी के आंदोलन को किसी एक या दूसरे समुदाय का आंदोलन बनाने में सफलता नहीं मिली। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया और किसी भी धर्म का कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का प्रत्येक जनतांत्रिक आंदोलन का अभिन्न अंग होती है और जनतंत्र में सब नागरिक बराबर होते हैं, अर्थात सबके समान अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने एक न्यायोचित समाज की स्थापना के लिए भारतीय समाज के पुनर्निर्माण का लक्ष्य अपने सामने रखा और यह लक्ष्य समाजवादी विचारों के प्रसार के लिए अधिक स्पष्ट हो गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वतंत्र भारत को समाज में व्यापक असमानताओं को दूर करने के लिए, तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना था। राष्ट्रीय आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में एक नीति बनाई थी और यह सभी लोगों की समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्र भारत उन सभी लोगों को सहयोग देगा जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता अविभाज्य और जब तक प्रत्येक एक देश स्वतंत्र नहीं होता था तब तक किसी भी देश की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। भारत ने शांति की नीति पर जोर दिया, क्योंकि शांति से रहने पर ही पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो सकता है और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। शांति की नीति इस विश्वास पर भी आधारित है कि विश्व के सभी लाम लोगों के हितों में कोई विरोध नहीं है। इस तरह आज़ादी और शांति स्वतंत्र भारत की विदेश नीति पर आधार बन गई थी। इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत की जनता ने 1947 ईस्वी का एक स्वतंत्र राष्ट्र की जीवन यात्रा आरंभ की थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत की तत्कालिक चुनौतियां। तो स्वतंत्र भारत के सामने कई तत्कालिक चुनौतियां थी, जिसमें पहली चुनौती देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना। जब ब्रिटिश शासन का समाप्त होना निश्चित हो गया तो राजा महाराजाओं ने अपने दमन पर वृद्धि कर दी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर तथा राजस्थान की कुछ रियासतों में यह दमन अधिक बर्बर था। कुछ राजाओं ने स्वतंत्र शासक बनने की योजना बनाई थी और राष्ट्रीय आंदोलन ने राज्यों की जनता की मदद से उनकी योजना का विफल कर दिया था। राज्यों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था और उनके प्रयास से भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही सभी राज्यों का भारत में मिला लिया गया था। ठीक है। केवल तीन ही राज्य 15 अगस्त 1947 तक भारत में नहीं मिले थे और वे तीन राज्य थे जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़। स्वतंत्रता के तत्काल बाद कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, परंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने को भारत का अंग समझती थी। उसने पाकिस्तानी हमलावरों को डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तानी हमलावरों को मार भगाने के लिए भारतीय सेना वहां भेजी गई और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान का भाग गया। फरवरी 1948 में जूनागढ़ की जनता ने भारत को मिल जाने का पक्ष में मत दिया। हैदराबाद के निजाम ने मान लिया कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई एक सरकार भारत में मिल जाने के बारे में फैसला करेगी, मगर उसने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसके विपरीत उसने हथियारबंद धर्मांधों को जनता पर जुल्म करने के लिए उकसाया था। सितंबर 1948 में भारतीय सैनिक सिकंदराबाद में घुसे और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में यह राज्य भारत में मिला लिया गया। फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत पांडिचेरी, कराईकाल, यनम, माहे तथा चंद्रनगर और पुर्तगाली शासन के अंतर्गत गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली में भी आज़ादी के आंदोलन का और शेष भारत के साथ मिल जाने का लंबा इतिहास है। परंतु इन क्षेत्रों में विदेशी शासन का अंत भारत के स्वतंत्र होने का कई वर्ष बाद हुआ। फ्रांस के भारतीय उपनिवेशों में आज़ादी के लिए संघर्ष काफी पहले आरंभ हो गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह ज्यादा तीव्र हो गया। 1948 ईस्वी में माहे में विद्रोह हुआ और प्रशासन ने समर्पण कर दिया। 1949 में चंद्रनगर भारत में मिला लिया गया और 1954 में फ्रांस द्वारा शासित क्षेत्रों की जनता ने भारी बहुमत से भारत में मिल जाने का फैसला किया। तब भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत सभी फ्रांस शासित क्षेत्र भारत में मिला लिया गया। पुर्तगाली उपनिवेशों में भी सशक्त संघर्ष काफी पहले आरंभ हो गया था, जो 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी तक जारी रहा। गोवा में राष्ट्रीय आंदोलन के पिता त्रिस्ताओ ब्रिगंजा गुन्हा थे और उन्होंने 1928 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। गोवा के अनेक स्वाधीनता सेनानियों को
यातनाएं दी गई तथा जेलों में डाल दिया गया। उनमें से कुछ को अनेक वर्षों तक पुर्तगाल की जेलों में रखा गया और कुछ को को मृत्युदंड दे दिया गया। 1954 में स्वतंत्रता सेनानियों ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया था। भारत सरकार के लंबे समय तक पुर्तगाल की सरकार को समझाती रही कि वह अपने उपनिवेश छोड़ दे। उस समय पुर्तगाल यूरोप का सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ देश हुआ करता था और उस पर एक तानाशाह का शासन था। उसके बावजूद उसका अनेक पाश्चात्य देश समर्थन कर रहे थे। अमेरिका भी पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन करता रहा कि गोवा पुर्तगाल का एक प्रांत है। 1955 में एक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। निहत्थे सत्याग्रहियों ने गोवा में प्रवेश किया और पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई और उनमें से अनेक लोग मारे गए। पुर्तगाल के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गोवा के कुछ लोगों ने सशस्त्र दल बनाए। अंत में दिसंबर 1961 में भारतीय सेना गोवा में पहुंची और पुर्तगालियों ने समर्पण कर दिया। गोवा भारत का अंग बन गया। उसके साथ ही संपूर्ण भारत स्वतंत्र हो गया। कुछ साल बाद पुर्तगाल की जनता अपने देश की उस तानाशाही को खत्म कर दिया जिसने उनका कई दशकों तक दमन किया था। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता का अनेक वर्षों तक नेतृत्व किया और इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंत में आज़ादी प्राप्त की। इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। जिन कार्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया था उनमें से एक प्रमुख कार्य था हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य। जब कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगा भड़के तो उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया तथा शांति और सांप्रदायिकता की मैत्री स्थापित करने के लिए प्रेम तथा बंधुत्व का उपदेश दिया। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन गांधी जी कलकत्ता के दंगा प्रभावित क्षेत्र में थे और हिंदुओं तथा मुसलमानों की हत्याओं से और देश के विभाजन से उन्हें अत्यंत दुख हुआ था। कुछ लोग प्रेम और बंधुभाव के उनके संदेश को पसंद नहीं करते थे और दूसरे संप्रदाय के प्रति उनके मस्तिष्क में घृणा थी। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की एक धर्मांध हिंदू ने नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। भारतीय जनता विगत वर्ष में हुई सांप्रदायिक हत्याओं तथा विनाश के आघात जैसे अपने को संभालने का प्रयास कर रही थी, पुनः गहन शोक में डूब गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु पर गांधी जी कला से भरे विश्व में प्रेरणा के स्रोत और प्रकाश के स्तंभ थे। वे संपूर्ण विश्व में महात्मा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछने और प्रत्येक जगह से दुख दूर करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था और उनके सपने को पूरा करना हम सबका कर्तव्य है। स्वतंत्र भारत के सामने एक प्रमुख तात्कालिक समस्या थी विस्थापियों को फिर से बसाना, जो विभाजन के कारण पाकिस्तान में चले गए थे। इन शरणार्थियों को सहायता तथा रोजगार देने और बसाने की समस्या उत्पन्न हुई और इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना साहस के साथ किया और स्थिर होकर नई जिंदगी आरंभ कर दी। देश के विभाजन ने कई आर्थिक समस्याएं पैदा की और कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया था। ठीक है, जूट तथा सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने भारत में रह गए परंतु जूट तथा कपास का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से अब बांग्लादेश में चले गए। परिणाम स्वरूप जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए और गेहूं और चावल पैदा करने वाला विशाल क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन के कारण देश की परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। इसी बीच स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य भी चल रहा था और संविधान सभा ने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक बन गया। इससे पूर्व 1929 ईस्वी को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है, पंचशील समझौता 1954 में हुआ। तो 29 अप्रैल 1954 को भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गया। पंचशील समझौते के क्या उद्देश्य थे? तो पहला उद्देश्य था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता के स्तर को स्वीकार करते हुए पारस्परिक लाभ के लिए प्रयास करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्वीकार करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था स्टार्ट। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और 1955 ईस्वी के बांडुंग सम्मेलन के बाद गुट निरपेक्ष शब्द सामने आया। वैसे गुट निरपेक्ष शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में मतभेद है। एक दृष्टि के अनुसार बीपी मेनन
ने वर्ष 1953-1954 में इस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि दूसरे मत के अनुसार कांग्रेस ने वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में गुटनिरपेक्षता की बात उठाई गई थी। इसके बाद एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने दोनों ध्रुवों के साथ संयुक्त हुए बिना अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय विकास के लिए 1961 में बेलग्रेड में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ हुआ। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज का जो चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखते हैं, तो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, तो आपका जो अंतरिम सरकार था उसका मंत्रिमंडल किसके हाथ में था? तो आपके जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, उनको जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामलों एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों का विभाग दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले में एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले का विभाग दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले दिए गए थे। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। सी.एच. भाभा को कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। ठीक है, आसफ अली को रेल विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग और लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जॉन मथाई, शिक्षा विभाग चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, कार्य खान एवं बंदरगाह सी.एच. भाभा, खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेल विभाग आसफ अली, श्रम विभाग जगजीवन राम और वित्त विभाग लियाकत अली खान को दिया गया था। ठीक है, अस्थायी सरकार, तो आपका जो बना था अस्थायी सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, जो कि आपका बना था आपका जापान आजाद हिंद फौज के। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज के द्वारा बनाया गया था ये। ठीक है, अस्थायी सरकार। और वित्त विभाग था आपका तो वित्त विभाग S.C. चटर्जी के द्वारा था। प्रचार विभाग, तो प्रचार विभाग आपका S. अय्यर के हाथ में था। महिला संगठन का कार्यभार जो संभाल रही थी वो आपकी लक्ष्मी स्वामीनाथन और विवाह उपरांत लक्ष्मी सहगल ये जाने लगी। ठीक है, और इनका मुख्यालय रंगून था म्यांमार में। और मान्यता प्रदान करने वाले देश थे जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, मान्यता प्रदान की थी। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, S.C. चटर्जी वित्त विभाग के अध्यक्ष थे। S.A. अय्यर प्रचार विभाग, लक्ष्मी सहगल महिला संगठन कार्यभार का ये दायित्व था इन पर। रंगून में मुख्यालय था और मान्यता प्रदान करने वाले देश जर्मनी, जापान तथा अनेक समर्थक देशों ने मान्यता प्रदान की थी। उनके समर्थक देशों ने मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 48 समाप्त होता है। तो आज के बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।